India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिजाब केस को 3 जजों की बेंच सुनेगी। सीजेआई ने दिया आश्वासन, छात्रों के वकील ने दी दलील, किसी छात्रा को परीक्षा के लिए रोका नहीं जाए। मुस्लिम छात्राओं को निजी संस्थानों में जाना पड़ रहा है, अंतरिम आदेश की है जरूरत। अनिल देशमुख को हाईकोर्ट से मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार, सीबीआई की याचिका रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी अधिग्रहण को वर्षों तक जारी रखना बताया मनमाना, कहा अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति उपयोग के अधिकार का है उल्लंघन। कथित आपत्तिजनक भाषण मामले में मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना और आधारहीन बताते हुए किया खारिज। हाईकोर्ट ने भी याचिका रद्द करते हुए लगाया था 5,000 का जुर्माना। India Legal presents Courts Roundup. चलिए सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर। कर्नाटक हिजाब विवाद पर जल्द ही सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बेंच गठित करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों के एकमत नहीं होने के चलते अब 3 जजों की बेंच में सुनवाई होनी है। इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि 1 साल बीत चुके हैं और अब लड़कियां क्लास नहीं अटेंड कर पा रही हैं, इसलिए इस मामले पर जल्द ही 3 जजों की बेंच गठित की जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने से संबंधित मामले में फैसला लेने के लिए 3 जजों की पीठ गठित करने पर विचार करेगा। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द ही 3 जजों की बेंच का गठन करेगा। वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने चीफ जस्टिस के सामने मामला रखते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी से स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षा होनी है। सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम आदेश जारी करना चाहिए कि इसमें किसी छात्रा को परीक्षा के लिए रोका नहीं जाएगा। मुस्लिम छात्राओं को केवल सरकारी कॉलेजों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने की अनुमति देने के लिए तत्काल अंतरिम निर्देश की आवश्यकता है। अरोड़ा ने कहा कि छात्र पहले ही एक शैक्षणिक वर्ष खो चुके हैं और सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के बाद मुस्लिम छात्राओं को निजी संस्थानों में जाना पड़ रहा है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई की कोई तारीख तो नहीं दी, लेकिन अरोड़ा से कहा है कि वो रजिस्ट्रार के पास मामला रखें। जल्द ही बेंच के गठन पर विचार किया जाएगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो इस मामले पर गौर करेंगे और इसे तीनों जजों की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करेंगे। पिछले साल 13 अक्टूबर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला दिया था। इसके चलते मामला बड़ी बेंच को भेजा जाना है। फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट का वो फैसला लागू है जिसमें स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड की पूरी तरह पालन को सही ठहराया गया था। खंडित फैसला जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया की खंडपीठ ने दिया था। न्यायमूर्ति गुप्ता ने कर्नाटक सरकार के सर्कुलर को बरकरार रखा और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी। हालांकि न्यायमूर्ति धुलिया ने प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों की कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक सरकार के फैसले को खारिज करते हुए कहा था कि संविधान भी भरोसे का दस्तावेज है और अल्पसंख्यकों ने बहुमत पर भरोसा जताया है। 15 मार्च 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट फैसला दिया था कि महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये भी कहा था कि स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म के पूरी तरह पालन का राज्य सरकार का आदेश सही है। साथ ही हाईकोर्ट ने हिजाब को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा बता रहे छात्रों की याचिका खारिज कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ की कथित वसूली के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मिली जमानत बरकरार रखी है। कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ की कथित वसूली के मामले में हाई कोर्ट से मिली जमानत बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में अनिल देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील खारिज कर दी है। अनिल देशमुख जेल से पहले ही बाहर आ चुके हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस V रामसुब्रमण्यम और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने अनिल देशमुख की जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज करने का आदेश दिया है। CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि हमने PMLA के एक मामले में जमानत पहले दे चुके हैं। सीबीआई की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुंबई हाई कोर्ट से मिली जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ये गंभीर अपराध है, ऐसे में उनकी जमानत को रद्द किया जाना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को बार मालिकों से कथित अवैध रिश्वत और महाराष्ट्र में पुलिस ट्रांसफर और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दी थी। इससे पहले सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती दी थी। मामले में 12 दिसंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई को जमानत के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 10 दिन का समय भी दिया था। दरअसल नवंबर 2022 में मुंबई की विशेष कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। फिर देशमुख ने निचली अदालत के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। यहां से उन्हें जमानत मिल गई। अब सीबीआई ने उनकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। 20 जनवरी को इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्रीय जांच एजेंसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, किसी अन्य मामले में एक अन्य बेंच के समक्ष बहस कर रहे थे। तब देशमुख से जुड़े मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। भ्रष्टाचार के मामले में देशमुख को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए जांच एजेंसी सीबीआई ने पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण पर अहम फैसला देते हुए कहा कि अस्थायी अधिग्रहण को कई वर्षों तक जारी रखना मनमाना होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार का उल्लंघन है। मामला ONGC के अस्थायी जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है, जिस पर जमीन मालिकों को मामूली किराया दिया जा रहा था। ONGC की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष एक बयान दिया गया था कि अधिग्रहण की कार्रवाई 12 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। फिर भी स्थायी अधिग्रहण नहीं किया जा रहा था। ऐसे में सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ONGC को निर्देश दिया जाता है कि वो हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश के मुताबिक काम करे। जमीन अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। जस्टिस MR शाह और जस्टिस MM सुंदरेश की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने माना है कि अस्थायी अधिग्रहण को कई वर्षों तक जारी रखना मनमाना होगा और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत गारंटीकृत संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार का उल्लंघन कहा जा सकता है। यहाँ तक कि लंबी अवधि के लिए अस्थायी अधिग्रहण को जारी रखना भी अनुचित कहा जा सकता है, जो भूस्वामियों के भूमि से निपटने और उपयोग करने के अधिकारों का उल्लंघन करता है। बेंच ने एक सिविल अपील में उपरोक्त निर्णय पारित किया। अपीलकर्ता, जो मूल रिट याचिकाकर्ता और भूस्वामी भी थे, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा पारित फैसले से असंतुष्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने अपीलकर्ताओं द्वारा अस्थायी अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द करने के लिए दाखिल रिट याचिका को खारिज कर दिया था। भूमि की जो कार्यवाही की विषय वस्तु थी, तेल की खोज के प्रायोजनों के लिए वर्ष 1996 से तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड या ONGC द्वारा अस्थायी अधिग्रहण के अधीन है।
यह है भूमि अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा वर्ष 2005 में एक पंजीकृत सेल डीड तहत निर्विवाद रूप से खरीदी गई थी। विचाराधीन भूमि अहमदाबाद शहर में आती है और भूमि की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं और यहाँ तक कि क्षेत्र में आसपास की भूमि भी पहले से ही विकसित है। अपीलकर्ताओं का तर्क है कि उन्हें अस्थायी अधिग्रहण के लिए 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की दर से किराए का भुगतान किया जा रहा है। अपीलकर्ताओं ने पहली बार वर्ष 2016 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की मांग की कि या तो स्थायी आधार पर भूमि का अधिग्रहण किया जाए या भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। रिट याचिका को 2017 में उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए स्टैंड पर निपटाया गया था कि वो भूमि को स्थायी रूप से प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद भी जमीन को स्थायी रूप से अधिग्रहित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हाईकोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं की ओर से यह मामला था कि लगभग 25 वर्षों तक अस्थायी अधिग्रहण को जारी रखना बिल्कुल अनुचित और मनमाना होगा और वह भी बेहद कम किराए का भुगतान करके। अपीलकर्ताओं की ओर से शंकर नारायणन ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट को दिए गए आश्वासन के बावजूद भूमि को स्थायी रूप से अधिग्रहित करने के लिए कोई और ठोस कदम नहीं उठाया गया है और अपीलकर्ताओं को वर्तमान में 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष के दर से केवल मामूली किराए का भुगतान किया जा रहा है। बनर्जी ने प्रस्तुत किया कि ONGC ने तेल की खोज के लिए भूमि अधिग्रहण किया। जमीन मालिकों को संशोधित वार्षिक किराए का भुगतान किया जा रहा है, जो जमीन मालिक स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे हैं। जस्टिस शाह ने अपने फैसले में कहा, लगभग 26 साल बीत चुके हैं और अभी भी विचाराधीन भूमि ONGC द्वारा अस्थायी अधिग्रहण के अधीन है। कई वर्षों तक अस्थायी अधिग्रहण को जारी रखना मनमाना होगा और इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत गारंटीकृत संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार का उल्लंघन कहा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ONGC को निर्देश दिया जाता है कि वह हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश के अनुसार कार्य करे। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर आज यानी सोमवार को यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि वो मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। पीठ ने कहा कि ऐसे मुकदमे सिर्फ पेज 1 के लिए होते हैं, इसे खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। इसके पहले उच्च न्यायालय ने भी याचिका को खारिज कर दिया था और याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। आपको बता दें कि यह याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 नवंबर 2018 को अलवर में एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की थी। उच्चतम न्यायालय का रुख करने से पहले याचिकाकर्ता ने मऊ की जिला अदालत में मुख्यमंत्री के भाषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे जिला द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे भी क्षेत्रीय न्यायाधिकार के आधार पर खारिज कर दिया गया। इसके बाद अब उच्चतम न्यायालय ने भी याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की प्रति अब जल्द ही हिंदी सहित देश की अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराई जा सकेगी। इससे लोगों को अपनी भाषा में अदालत के फैसले की जानकारी मिल सकेगी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि देश के अंतिम व्यक्ति को सस्ते में और तेजी से न्याय मिले, इसके हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जब तक हमारे देश के नागरिक को उस भाषा में अदालत के फैसले की जानकारी नहीं मिलेगी जिस भाषा को वो समझता है, तब तक न्याय व्यवस्था की सार्थकता साबित नहीं होती है। प्रधानमंत्री ने CJI के इस फैसले की तारीफ की है।
सीजेआई जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने मुंबई में आयोजित मुंबई गोवा बार काउंसिल के कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने का ऐलान किया था। सीजेआई ने कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं और लिपि में कोर्ट के फैसलों को जनता तक पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीक के जरिए ये सुविधाएं जन जन तक पहुंचाने पर तेजी से काम चल रहा है। इसमें उन्होंने युवा वकीलों और तकनीकी विशेषज्ञों से आगे आने का आह्वान किया। And the next step of our mission is to provide translated copies of the judgments of the Supreme Court in every Indian language. Because it's good that I can reach out to all of you young lawyers who would otherwise, some of you who would not be able to afford the cost of a private reporter. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फैसले की सराहना की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के बाद वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की मुहिम का स्वागत करते हुए इसे न्यायपालिका की महान उपलब्धि बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, इससे न केवल क्षेत्रीय भाषाओं की उपयोगिता सार्थकता बढ़ेगी, बल्कि आम लोगों के साथ नए वकीलों और अनुसंधान करने वाले कानून के छात्रों को भी आसानी होगी। अब ये जानकारी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 538 मामलों में सुनाए गए फैसलों की कॉपी का हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो गया है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ के चर्चित फैसले का अनुवाद भी फरवरी महीने के अंत तक पूरा हो सकता है। इसके बाद इस फैसले की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हिंदी के साथ ही अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद की योजना 4 साल पहले तत्कालीन सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई लेकर आए थे। शुरुआत तो हुई, लेकिन फिर अनुवाद की रफ्तार मंद पड़ गई। अब मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने फिर ये ऐलान कर इस मामले में सबका ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना की सराहना करते हुए इसे प्राथमिकता की श्रेणी में ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अब तक 538 फैसलों का अनुवाद हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हर साल कम होता गया। 2019 में ही जहां 209 फैसलों का अनुवाद हुआ था, वहीं 2020 में 142, 2021 में 100 और 2022 में सिर्फ 82 फैसलों का ही अनुवाद हुआ। इतना ही नहीं, 3 साल बाद भी अयोध्या के राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर हिंदी में उपलब्ध नहीं है। इसे अनुवाद के बाद वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया फरवरी महीने के अंत या मार्च तक पूरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित गलियारा के मुद्दे को लेकर मंदिर सेवायतों की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट फंड की ऑडिटिंग कर रहा है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। इस याचिका पर अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर सेवायतों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की अब तक की कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा कि बिना उनका पक्ष सुने मंदिर के पुनर्विकास योजना पर विचार किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 के आदेश में दिए गए उस सुझाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने श्री बांके बिहारी मंदिर के खातों में जमा धनराशि के उपयोग के लिए विस्तृत विकास योजना तैयार करने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट में मंदिर के सेवायत ने याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में खुद को पक्षकार बनाने की मांग भी की थी। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.